कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। जब हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं बीएनएस का, जो हमारी ओल्ड आईपीसी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करिए और इन्फॉर्मेशन लेते जाइए हर एक चीज़ की। नहीं तो किसी भी कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे कोई भी आपको एडवोकेट ऐसा घुमाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या करने आए थे और क्या करके चले गए। तो इसीलिए जो लॉ लॉ ग्रेजुएट हैं या जो लॉ में हैं अभी, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक दुनिया में रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको इंडिया में कौन सी लॉ एप्लीकेबल हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए अब आज हम लोग चैप्टर 3 की स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यदि हम चैप्टर 3 की बात करें तो यह एक ऐसा चैप्टर है ना कि साधारण अपवाद, इसके पहले आप लोगों ने कहीं तो पढ़ा होगा। अब वो आप याद करिएगा कहाँ पढ़ा है। कहीं तो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं कि पहले जो हमारे आईपीसी हटाओ, बीएनएस के अधीन जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं, मतलब आईपीसी में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब दी गई हैं, वो किसके अधीन मानी जाएगी? साधारण अपवाद के अधीन मानी जाएगी। अगर इसका सीधा सा मतलब समझा जाए तो सीधा सा मतलब यही है कि आप कुछ भी कर लीजिए जो आईपीसी में अपराध में वर्णित है, अपराध की परिभाषा बताई गई है, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप चैप्टर 3 के अंदर आ रहे हैं तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब चलिए देखते हैं कि परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जिसमें आपको पनिशमेंट ना मिलेगी। ठीक, यह हमारा चैप्टर धारा 14 से लेकर के 44 तक में कवर किया गया है। तो धारा 14 की बात करें, सबसे पहले विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी विधि द्वारा आबद्ध है, उसको लॉ ने खुद ही बाउंड किया है, या तथ्य की भूल के कारण वह अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा है, तो क्या होगा? कोई बात अपराध नहीं है, पहले लिख दिया इसने। और किस बात के लिए अपराध नहीं है? जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो कोई भी व्यक्ति यदि विधि द्वारा आबद्ध हो करके कोई भी कार्य करता है, भले वो अपराध की श्रेणी में भी आता है, तो क्या हुआ, लेकिन वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें आप लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चला देता है। तो यहाँ पर ये किसी को गोली चलाना, गोली चला करके उसको उसकी हत्या करना या उसको घोर उपहति पहुंचाना, तो कुछ तो हुआ होगा जब गोली चली होगी। तो अगर वह नॉर्मली करता तो वह अपराध की श्रेणी में आता, लेकिन वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के समादेशों के उसके किसने ऑर्डर किया था? उसके सीनियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था कि आपको ऐसा कार्य करना है, तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुसार किया था, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 15, न्यायिक रूप से कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि उसके पास है या उसे विधि द्वारा दी गई है। कोई बात अपराध नहीं है, पहले ही बता दिया। जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा, वह न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है, मतलब वह कोर्ट में है और जुडिशरी का कोई वर्क कर रहा है, न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है
उसने किसी ऐसे अपनी पावर का यूज कर लिया है जिसके बारे में वह सद्भाव पूर्वक जानता था कि वह कार्य करने का पावर मुझे है, या उसे लॉ ने वो प्रोवाइड कराया है कि वह यह कार्य कर सकता है। तो यदि ऐसा कोई कार्य कर देता है तो वह अभी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो धारा 16 देखते हैं, ओल्ड आईपीसी की धारा 78, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए। न्यायालय के निर्णय, यहाँ पे न्यायालय ने निर्णय दिया है या कोई आदेश में ऐसा कार्य करने के लिए दिया है, यदि वह उस निर्णय आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए अपराध नहीं है। और वह निर्णय या आदेश जब तक वह प्रवृत्त रहेगा, जब तक उसका टाइम ड्यूरेशन चलेगा, तब तक के अंदर की जाती है तो वह अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारिता न रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि वह अपने जुरिडिक्शन से बाहर दे रहा है, बाहर का कोई ऐसा निर्णय दे दिया जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, या कोई ऐसा आदेश दे दिया जिसको वह अधिकारी नहीं है देने का, और तब भी वह दे देता है, तो भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन कब तक? जब तक वह उस व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उसको यह अधिकारिता दी गई हो। मतलब उसको पता है कि मुझे अधिकारिता दी गई है, सद्भाव पूर्वक वह जानता है, लेकिन वह अधिकारिता एक्चुअली उसको दी नहीं गई है। तो उसके अंतर्गत यदि वह ऐसा कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब धारा 17 देखते हैं, विधि द्वारा न्यायानुमत, न्याय के अनुमत हुए या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। धारा 14 में था विधि द्वारा आबद्ध था, और धारा 17 में है विधि द्वारा न्यायानुमत है। तो उसके अंतर्गत भी कोई भी अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और धारा 18 देखा जाए, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय के बिना या ज्ञान के बिना विधि पूर्ण प्रकार से, विधि पूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधि पूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। कोई कार्य कर रहा है, ठीक, कोई भी व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, और वह कार्य कैसे होना चाहिए? विधि पूर्ण प्रकार से और विधि पूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया कार्य होना चाहिए, और उसमें आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मुझे दुर्घटना कारित करना ही है। तो यदि इतना सब कुछ करने के बाद इसका अगर मेन एलिमेंट देखा जाए तो आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होना चाहिए, विधि पूर्ण प्रकार से होना चाहिए, विधि पूर्ण साधन के द्वारा होना चाहिए, और उचित सतर्कता और सावधानी का पूरा ध्यान रखा गया होना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद यदि दुर्घटना या दुर्भाग्य से कुछ हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। क है कुल्हाड़ी से मान लीजिए लकड़ी काट रहा है, ठीक, या पेड़ पे चढ़ा है, पेड़ की लकड़ियां टहनियां काट रहा है, जो कुल्हाड़ी का फल होता है, जो आगे लोहे का पार्ट होता है उसका, वह निकल कर छटक जाता है और उसके पास, पेड़ के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति मारा जाता है। तो यहाँ यदि क की ओर से उचित सावधानी का अब कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। कोई उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, मतलब उसने इतना किया था कि वह सावधानी के साथ भी था, सतर्कता भी रखा था, हर चीज को ध्यान में रखते हुए वह कार्य कर रहा था, तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
तो इसका एक और एग्जाम्पल बनता है कि क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, और उस जैसे लिखा है ना, निकट खड़ा हुआ व्यक्ति, वहां लिखा रहता है कि उसके उस पेड़ के पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो जब बच्चे आ जाते हैं तो इनकी सतर्कता और सावधानी थोड़ी सी और बढ़ जानी चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में जब बच्चे खेलते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ पर धारा 18 के अंतर्गत यह एग्जाम्पल अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। धारा 19 की बात करें, जो हमारी ओल्ड आईपीसी की धारा 81 है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। तो अगर मार्जिनल नोट को इसके समझा जाए तो कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे अपहानि होना तो मैंडेटरी है, वो कुछ ना कुछ नुकसान होना ही है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना किया गया हो, वह नुकसान करने का कोई उसका आपराधिक आशय नहीं था और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो, तो क्या होगा, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। स्पष्टीकरण देखें, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मुख या माफी योग्य था। अगर आप इसको सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि ऑलरेडी मतलब पहले ही कोई उससे बड़ी हानि हो रही हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप छोटी सी कोई हानि कर दे रहे हो, तो यह माफी योग्य है कि आप इस हानि को आपराधिक आशय के बिना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे जो आपने छोटी अपहानि की है, इससे आपकी जो बड़ी अपहानि ऑलरेडी हो रही है वो बची होनी चाहिए, और यह अपहानि जो छोटी वाली है उससे भयंकर रूप में बड़ी वाली अपहानि होनी चाहिए, उससे कम में नहीं होनी चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर क एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। अब किसी का घर गिराना इतना आसान तो है नहीं, वह उस घर में रहता था, उस घर में उसकी चीजें थी, हर मतलब एक घर था तो वह उसका पर्सनल घर था, तो उसके घर को अग्निकांड को फैलाने से रोकने के लिए उसने बीच वाला घर जो था उसने गिरा दिया। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। जैसे एक लाइन से आग ऐसे फैलती चली जा रही है, 3 4 5 घर है, तो एक लाइन से आग ऐसे फैलती हुई चली जा रही है, और उसको रोकने के लिए उसने बीच का घर जो था उसको गिरा दिया, जिससे कि आग उधर ट्रांसफर ना हो पाए। तो सिर्फ हमारा एक घर नुकसान हुआ, और अभी घर अगर न गिराया जाता तो 5 6 घर जितने लगातार लाइन से बने हैं सारे जल के खाक हो जाते। तो बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानि को करना पड़ता है। और धारा 20 देखें, जो हमारी पूर्व आईपीसी की धारा 82 है। 20 धारा 20 की बात करें तो 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, यदि कोई बालक जो 7 वर्ष से कम आयु का है वह कुछ भी कार्य करे वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा, वह कोई भी अपराध करे वह छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने उससे भी कनेक्टेड केसेस हैं, बताया जाएगा, समझाया जाएगा आप लोगों को। लेकिन आईपीसी के अधीन यही है कि कोई भी यदि बालक है वो 7 वर्ष से कम का है, कोई भी अपराध करता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब धारा 21 की बात करें, यदि धारा 21
पूर्व की धारा 83। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। 7 वर्ष से ऊपर है किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व, मतलब वह इमैच्योर है, वो चीजों को समझने में असमर्थ है कि बालक द्वारा कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर 12 साल के बच्चे हैं, 12 साल तक का, उससे कम का बच्चा है, यदि मैच्योर हो गया है, वह चीजें समझ सकता है, तब तो अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि वह नहीं समझ सकता है, वह इमेच्योर है, आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब धारा 22 पढ़ते हैं। पूर्व की धारा 84। विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। यदि कोई विकृत चित्त है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्त है, हमेशा रहे या ना रहे, लेकिन जब वह एक्ट कर रहा है तब उसका विकृत चित्त होना जरूरी है। वह उस कार्य की प्रकृति या कि वह कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। मतलब वह कोई भी कार्य कर रहा है, उस कार्य को करने के दौरान वह यह नहीं समझ पा रहा है कि यह दोषपूर्ण है, उसका नेचर नहीं समझ पा रहा है, या विधि के प्रतिकूल है या नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 23। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। इच्छा के विरुद्ध मतलब उसने अपने मन से नहीं किया, उसको जबरदस्ती मत्तता में होने, मत्तता का मतलब होता है इतना वो ड्रिंक कर लिया है कि वह खुद अपने आप में होश में नहीं है, वह नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी दूसरे की इच्छा पर। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ठीक है, यदि ज्ञान के साथ अगर दी जाती है तो इसमें नहीं कवर होगा। इच्छा के विरुद्ध है, अगर उसकी इच्छा से दिया जाएगा तो भी धारा 23 में कवर नहीं होगा। इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, ज्ञान के बिना होना चाहिए और ऐसी मत्तता होनी चाहिए जिससे कि वह उस कार्य की प्रकृति और कि वह कार्य सॉरी वह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या नहीं है, तो यह सब समझने में वह असमर्थ होना चाहिए। अब धारा 24 देखें। किसी व्यक्ति द्वारा मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, तो धारा 23 में इच्छा के विरुद्ध है, ठीक है, और यहाँ पे स्वैच्छिक मत्तता है, मतलब वो अपनी इच्छा से मत हुआ है, उसने इस लेवल पे ड्रिंक किया है, अपने मन से किया है, और इसमें आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया गया हो। जब तक वह विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया जाए वह अपराध नहीं माना जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी
उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो यदि वह स्वैच्छिक मतदाता करता है तो यह माना जाएगा कि उसको आशय और ज्ञान दोनों था करने का, और यह माना जाएगा, भले उसको रहा हो या न रहा हो, यह माना जाएगा कि उसको यह सब ज्ञान था। और कैसा ज्ञान था? वैसा ही ज्ञान था कि जब वह मतता में न होता तब उसे ज्ञान रहता। तो धारा 25 देखें, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो इसमें है कि सम्मति से किया गया कार्य, सम्मति मतलब जैसे दो लोग बैठे हैं, सम्मति से किया गया कार्य, दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों की कंसेंट है, एक बात को लेके दोनों लोग एकदम कंफर्म हो गया कि ठीक है यही कार्य करेंगे, और जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो। उनका कोई इंटेंशन नहीं था मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का, और न ही मृत्यु या घोर उपहति की उसकी संभाव्यता हो। मतलब ना वो चाहते थे कि ऐसा मृत्यु या उपहति हो, और ना उसकी संभावना ही थी कि ऐसा कोई कार्य होगा। अब प्रोविजन की बात करते हैं। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसी किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क और य अमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की प्रत्येक एक की सम्मति विवक्षित है। और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। क और य अमोदार्थ आपस में, अमोदार्थ मतलब इंजॉयमेंट के लिए, आपस में पट्टेबाजी करना स्टार्ट करने की सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए, मतलब जो गेम का रूल है उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, उठाने की प्रत्येक एक की सम्मति विवक्षित है। और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए यह को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। आप लोग पहले कभी बचपन में ये चीज किए होंगे कि कोई गेम होता था, 3-4 लोग बैठे रहते थे, गेम खेलते थे, तो यदि जो हार जाता था उसको सब लोग मिल करके पीटते थे। तो ऐसा ही कुछ है कि यदि वो खेल का नियम है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके रहते उस नियम के अधीन रहते हुए यदि कोई आप उपहति कारित कर देते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। अब धारा 26 देखते हैं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। अगर 25 और 26 की बात करें तो यहाँ पे सीधा लिखा है मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो यहाँ से मृत्यु की बात कर रहे हैं। मृत्यु मतलब कि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, और लेकिन उपहति घोर उपहति कारित करने का आशय है। यहाँ पे उपहति और घोर उपहति की बात की गई है इसके पहले वाले सेक्शन में 25 में। यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। इसके प्रोविजन को देखते हैं। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसे
जिसने उस अपहानि को सहने और उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है ना डॉक्टर। एग्जाम्पल भी वही दिया है, शल्य चिकित्सक का ही। मतलब आप एक इमेजिन करिए, आप जाते हैं, आपको चोट लग जाती है या नहीं भी लगती, आपका इंटरनल कोई भी फंक्शन आपका कार्य फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी पार्ट्स आपका फंक्शन नहीं कर रहा है बॉडी का, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो सीधे कहेगा कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट जब वो करेगा तो आपकी बॉडी का चीड़ फाड़ करेगा, आपको दर्द होगा, आपको सहना पड़ेगा। और यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और ऑपरेशन करने की के लिए साइन कर दे रहे हो, तो आपकी कंसेंट ही तो मानी जाएगी, चाहे वो आप एक्सप्रेसली कर रहे हो या फिर इम्प्लाइडली या अभिव्यक्त रूप से सहमति दे रहे हो या विवक्षित रूप से। आप डॉक्टर के पास गए तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके जो भी आपका दर्द है उसका इलाज तो करेगा ही करेगा। अब वो करेगा कैसे, वो उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो ऑपरेट करना पड़े या अगर पिल्स आपको दे रहा है तो पिल्स से, नहीं तो फिर अगर इंजेक्शन दे रहा है तो इंजेक्शन से, और आपको कष्ट सब में होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक डॉक्टर का। और डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो धारा 26 के अधीन ही उनको सेव किया जाता है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब धारा 27 की बात करें, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। संरक्षक द्वारा, जिसके संरक्षण में वह बच्चा है, या उसकी सम्मति से बालक या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। यहाँ पे कौन कौन कवर हो रहा है, बालक हो रहे हैं, विकृत चित्त व्यक्ति हो रहे हैं। तो अगर इसके प्रोविजन की बात करें तो कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, जो 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वो कवर हो रहा है, और कौन, विकृत चित्त व्यक्ति कवर हो रहा है। के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। परंतु इस अपवाद का विस्तार कहाँ तक है, सास्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने या घोर उपाधि कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। चौथा है, किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, का सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए और अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि शस्त्र कर्म से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस बालक की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। मतलब यहाँ बालक के फायदे की बात की जा रही है, तो वह धारा 27 की जो प्रोविजन, धारा 27 का जो प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत वह चीजें आती हैं। अब इसके आगे के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज यही वीडियो समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट कल
अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए। ओके, थैंक यू सो मच।